नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। जब भी हम यूपीएससी सीएससी की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सर्विसेज व्हिच यूपीएससी सीएससी ऑफर्स। आज एक ऐसी सर्विस जिसे कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सर्विस। उसकी बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री विशाल सागर जी, एन आईएएस ऑफ बैच 2016, करंटली पोस्टेड एज डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर रांची। स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू दिव्यांशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। सर, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं एंड यू विल बी गाइडिंग लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु लुक अप टू एन आईएएस ऑफिसर और जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो एक हमारा प्रयास है कि व्हाट आर द इनसाइट्स अबाउट द सर्विसेज, वो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी। आप यूपी के आगरा से बिलोंग करते हैं, नाउ यू आर करंटली पोस्टेड एज आईएएस ऑफिसर इन झारखंड। ये जो जर्नी है वो आप किस तरीके से देखते हैं? सो यस, आई वाज बोर्न इन आगरा और मेरी जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, वो आगरा से ही कंप्लीट हुई है। वहाँ पे 2 सीबीएसई स्कूल्स थे जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। इनफैक्ट जो मेरा पहला स्कूल था जहाँ पे मैंने हाई स्कूल तक की अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, इट हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन माय वे ऑफ थिंकिंग और ऑन माय पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। वो जनरली सभी स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि जो उनका पहला स्कूल होता है वहाँ से उनको इनिशियल बिट ऑफ ग्रूमिंग जो है वहाँ से ही उनको प्रोवाइड की जाती है। उसके पश्चात फिर सीबीएसई बोर्ड से मैंने अपना 12th का परीक्षा पास किया था और फिर उसके पश्चात ये रहा कि ग्रेजुएशन किया, वो आगरा यूनिवर्सिटी से हुआ। मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। फिर उसके बाद में एमबीए फाइनेंस किया है एंड देन जिसमें मैं कॉलेज में था उसी वक्त मेरा सिलेक्शन एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए हो गया था। तो आई जॉइंड देयर बिकॉज इमीडिएटली कॉलेज में फाइनल ईयर में मैं था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो आई थॉट व्हाई लेट गो एन अपॉर्चुनिटी एंड वहाँ पे ज्वाइन करने से एक एडवांटेज जो मिला वो ये था कि आई बिकेम सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि सिविल सर्विसेज हमेशा बैक ऑफ द माइंड था, तो इट वाज अ गुड बिट ऑफ सपोर्ट कि मैं अपने फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पे फोकस कर पाया। एंड प्लस वहाँ का जो एक्सपीरियंस भी था वो भी एक एडवांटेजेस इसलिए रहा मेरे लिए क्योंकि ऑफिस एनवायरनमेंट क्या होता है, आपको कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से मिली थी। एंड जब फाइनली फिर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फर्स्ट टाइम मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट्स एंड फिनांस सर्विस में हुआ था। उसके फिर इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर फिर आईआरएस कस्टम्स में सिलेक्शन हुआ और उसके फिर इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर आईएएस में सिलेक्शन हुआ क्योंकि अल्टीमेट एम था कि आईएएस सर्विस मिलनी चाहिए। तो इसीलिए आई गेव 4 अटेम्प्ट्स एंड देन आई फाइनली गॉट इनटू द आईएएस द सर्विस दैट आई वांटेड। सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है कि आपने एक पीएसयू ज्वाइन भी किया और एट द बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा से पता था कि यू हैव टू बिकम एन आईएएस। अब सर, व्हाट वाज योर मोटिवेशन? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन पीपल ज्वाइन अ वेरी स्टेबल जॉब, जैसे आपने भी ज्वाइन किया था, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग एंड मूविंग फॉर योर ड्रीम्स ऑफ एन आईएएस? सी आईएएस के साथ में हम सब लोग जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं और जो आज भी इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं पे ये होता है कि हमने किसी ऑफिसर को देखा होता है जिससे हम इम्प्रेस होते हैं उसकी वे ऑफ वर्किंग से, या ये है कि हम लोगों ने कुछ उनके बारे में अच्छे किस्से होते हैं वो सुने होते हैं उनके हार्ड वर्क के, उनके अच्छे इनिशिएटिव्स के। तो मेरे साथ में भी वैसे ही रहा। जिस दौरान मैं आगरा में अपनी पढ़ाई कर रहा था उस वक्त वहाँ पे माहौल भी इस प्रकार से था कि यूपीएससी से जो लोग क्वालिफाई करके आते थे दे यूज्ड टू बी लुक्ड अप इन द सोसाइटी एंड ये रहता है कि आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो यूपीएससी को अगर आप क्रैक कर लेते हैं और फिर वहाँ से जो पोस्ट मिलेगी यू इमीडिएटली गेट इनटू अ लीडरशिप पोजीशन। एक ये भी होता है कि आईएएस या सिविल सर्विसेज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे कि आपको बहुत वेरिड सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल जाता है। You get experience about working in different sectors. You get experience in interacting with a lot of people who belong to different sectors in terms of the society, in terms of the economic structure. तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। कुछ कुछ ऑफिसर्स से मैं भी इंस्पायर हुआ था। कुछ आगरा में ऑफिसर्स थे जो पोस्टेड थे एस डीएम्स, दे वर पोस्टेड
तो वो इंस्पिरेशन थी। और हमेशा ये रहता है कि शायद ये ऐसा है कि जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, जो इसको हम लोग हिंदी बेल्ट बोलते हैं, वहाँ पे सिविल सर्विसेज को लेके एक अलग लेवल का चार्म है, और जिससे ज़्यादा लोग बच नहीं पाते, अछूते नहीं रह जाते हैं कॉलेज वगैरह के समय पे। तो आई थिंक दीज वर ऑल वेरी रूटीन, वेरी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, जिसकी वजह से मुझे सिविल सर्विसेज के प्रति एक अट्रैक्शन आया, एंड आई डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सर, आपने जैसे बताया कि एक टाइम था जब आप बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को देखकर इंस्पायर हुए, और आज आप उस पोजीशन पे हैं जहां आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आईएएस के ऑफिसर की बात करते हैं तो चकाचौंध से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, पावर्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बट एक बहुत जरूरी है कि आप जानें कि आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है, व्हाट आर द एक्चुअली वर्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। वो मैं चाहती हूँ आप बताएं सभी को। सी जो आप बात बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जनरली सभी लोगों को ये लगता है कि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, एंड आपको कुछ लेवल की अथॉरिटी भी होती है। आई विल नॉट यूज द टर्म पावर, इट इज अथॉरिटी विच यू हैव, बिकॉज देयर इज अ लीगल sanity behind that authority which you exercise, and तो वो कुछ हद तक ठीक है, बट देन इट इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी ऑल्सो। जब आप सर्विस में एंट्री करते हैं तो इट इज अ जॉब, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव टू डू प्रोफेशनली, और बिलीव मी, इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क once you get into the service, because civil services and specifically IAS एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कि there are multiple stakeholders, and multiple stakeholders के साथ साथ क्या है कि there is always scrutiny of your actions, स्पेशली जैसे अभी आज के समय में जैसे जैसे मीडिया का कवरेज बढ़ रहा है, सोशल मीडिया इज वेरी प्रोमिनेंट नाउ, एंड पीपल हैव बिकम वेरी अवेयर अबाउट देयर राइट्स। पीपल हैव गॉट दिस राइट नाउ टू क्वेश्चन योर एक्शंस, व्हिच आई फाइंड इज एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए क्या है कि इनिशियल बिट आपको वो अट्रैक्शन हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से आप सर्विस में आना चाहेंगे, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर के करियर की बात करूं, हाउ अ करियर इज प्लान, तो इनिशियली जब आप पोस्टेड होते हैं फील्ड में, तो इट इज मोर अबाउट एग्जीक्यूशन, कि जो ऊपर से, जो सेक्रेटेरिएट से, जो गवर्नमेंट लेवल से काफ़ी सारी स्कीम्स बनाई जाती हैं, काफ़ी सारे रूल्स बनाए जाते हैं, उनको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड आफ्टर लेट से कि 13 to 15 ईयर्स इन द फील्ड, once you get posted in the secretariat में से पहले भी आप पोस्ट हो सकते हैं, but once you get posted in the secretariat in the capacity of a secretary of a department, then you are more into policy planning, policy making. आप कानून बनाते हैं, वहाँ पे कानून को ड्राफ्ट करते हैं, रूल्स बनाते हैं, उनका ड्राफ्टिंग होता है। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो फील्ड में आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, आप आम जनता से भी मिलते हैं, आप जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप बिजनेस क्लास है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप डॉक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, आप और जो इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो आप एक्सपीरियंस लेके पहुंचते हैं, और जब आप सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, तो यू हैव गॉट सम अंडरस्टैंडिंग कि ग्राउंड पे एक्चुअली में क्या होता है, ग्राउंड में किस हिसाब से दिक्कतें आती हैं, या ग्राउंड में क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इट हेल्प्स यू, इट कीप्स यू इन अ वेरी गुड स्टेट, कि जब आप एज अ सेक्रेटरी जब आप काम कर रहे हैं, जब आप अपना ओपिनियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो यू हैव दैट एक्सपीरियंस। एंड फिर उसके अलावा ऑब्वियसली जो आपके पास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन का फीडबैक आता है, जो एक्सपर्ट्स आपको ओपिनियन देते हैं, उन सब चीज़ों को मिला के फिर स्टेक होल्डर्स के साथ में जब आप बात करते हैं, वो सारी चीज़ों का जब आपके पास में, व्हेन यू गेट द ओपिनियन, व्हेन यू गेट द व्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, देन द ड्राफ्टिंग इज डन। सो आईएएस ऑफिसर्स का आप जो, अगर आप वर्क प्रोफाइल को डिवाइड करना चाहेंगे, तो वो एक फील्ड वाला वर्क प्रोफाइल है, जिसमें कि एसडीएम्स हो गए, फिर डीडीसी या सीडीओ हो गए, जिला परिषद सीईओ हो गए, और फिर फाइनली डीसी, जिसको डिप्टी कमिश्नर हमारे स्टेट में बोला जाता है, या डीएम्स जो हम लोग कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं, वो सारी फील्ड की पोस्टिंग हो गई। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर भी एक फील्ड का पोस्ट है, जो कि बहुत सारे स्टेट्स में आईएएस ऑफिसर्स को दिया जाता है। और उसके पश्चात फिर आप जब सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, तो सेक्रेटेरिएट के जो पोजीशन है वो आपको
सर ये तो आपने बताया बहुत ही होलिस्टिकली तरीके से कि एक आईएएस ऑफिसर का पूरा जो वर्क प्रोफाइल होता है राइट फ्रॉम एग्जीक्यूशन टिल पॉलिसी मेकिंग वो बताया। सर मैं थोड़ा सा आपके वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूंगी। यू आर करंटली डीडीसी रांची, तो व्हाट इज योर करंट वर्क प्रोफाइल? अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो डीडीसी का पोस्ट है, इट इज दी सेकंड पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द डिप्टी कमिश्नर। और डीडीसी का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो है डेवलपमेंटल स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना। झारखंड में डीडीसी के साथ में आप सीईओ जिला परिषद भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद। बहुत सारे स्टेट्स में यही सिस्टम है कि जो डीडीसी या सीडीओ हैं वो सीईओ जेडपी भी होते हैं। तो डीडीसी के तौर पे ये है कि आपको जो विकास योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, और इसी प्रकार से बहुत सारी जो योजनाएं आती हैं उनका आपको एग्जीक्यूशन करवाना है, उनकी प्रोग्रेस को आपको रिव्यू करना है। आपके जिला में उसमें प्रगति आए उसके लिए आपको कार्यरत रहना है। आप अपने जो नीचे वाली पूरी मशीनरी है, पूरी हायरार्की है, उससे आप फीडबैक लेते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, फील्ड में जाते हैं, चेकिंग करते हैं कि स्कीम्स धरातल पे किस प्रकार से उनको उतारा जा रहा है। और अगर मैं सीईओ जेडपी की बात करूं जिला परिषद की, तो उसमें आप फिनांस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिनांस कमीशन से जो फंड एलोकेट किया जाता है उससे जो स्कीम्स को लिया जाता है, डेवलपमेंट स्कीम्स को, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फिर जिला परिषद की जो वर्किंग है, जिला परिषद एक प्रकार से, जिस प्रकार से नगर निगम आपके यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में होते हैं, उसी प्रकार से जिला परिषद जो है वो पूरे जिला के लिए होता है, और उसका स्पेसिफिक फोकस जो है वो रूरल एरियाज पे होता है। तो उसका डेवलपमेंट रूरल क्षेत्रों में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ग्राम पंचायतें अच्छे से होनी चाहिए, ग्राम सभाएं अच्छे से होनी चाहिए, पंचायती राज जो सिस्टम है उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाएं। और जो हम लोग बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो इंडिया में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसको हम हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। और वहां से जो फीडबैक आ रहा है फिर आप अपना प्लान बनाएं, और उस प्लान को प्लान बनाने के बाद में उस प्लान को पास करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो मुख्यतः डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य होते हैं। लेकिन डीडीसी होने के नाते ये है क्योंकि आप सेकंड इन लाइन होते हैं डीसी के बाद में, तो बहुत सारे जो डीसी लेवल पे मीटिंग्स होती हैं उसका आप हिस्सा होते हैं। बहुत सारे जो डीसीज विजिट कर रहे होते हैं आप उनके साथ में जाते हैं, तो यू आर हिज राइट हैंड मैन इन अ वे। और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। मीटिंग्स आप बहुत सारी करते हैं, विजिट्स आप बहुत सारे करते हैं। कई बार ये होता है कि कमिटीज की मीटिंग होती है, उसको किया जाता है। तो जनरली डीडीसीज का यही रोल रहता है। सर कोविड के टाइम में हमने देखा किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वाज अलर्ट 24/7, तो ये क्विक सेट ऑफ रिस्पांस किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है? सी कोविड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट्स अ पेंडेमिक राइट नाउ, एंड इट्स अ डिजास्टर आल्सो। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स के करियर में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जबकि सबको एक डिजास्टर को हैंडल करने का मौका मिले एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं वहां पे, अगर आप असम की बात कर लीजिए, आप बंगाल की बात कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए, तो वहां पे प्राय ये होता है कि वहां पे बाढ़ आती है। तो जो बाढ़ प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑफिसर्स पोस्टेड है उनको बाढ़ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता है। या अगर आप उड़ीसा आंध्र प्रदेश की बात करें, जो कोस्टल क्षेत्र है हमारे वहाँ पे, अगर साइक्लोन्स आ रहे हैं तो साइक्लोन्स के लिए प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, डिजास्टर मिटिगेशन कैसे होता है, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स पोस्टेड है उनको ये एक्सपीरियंस रहता है। बट कोविड आने से अनफॉर्चुनेटली इट्स अ पेंडेमिक, बट कोविड आने से ये रहा है कि सभी जगह पे जो ऑफिसर्स पोस्टेड है एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको एक एक्सपीरियंस मिला कि डिजास्टर को कैसे हैंडल करना होता है। इट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट सीन बिफोर। किस प्रकार से आइसोलेशन होम्स बनाने हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने हैं, किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल्स बनाने हैं, किस प्रकार से कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाने हैं, किस प्रकार से आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से आपको माइग्रेंट्स का ध्यान रखना है। आपको याद रहेगा कि जब फर्स्ट वेव आया था कोविड का इन 2020, तो उसमें माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा मूव किए थे। सभी लोग वो अपना एक तरीके से जो उनका लाइवलीहुड था उसको छोड़ के वहां से पलायन किया उन्होंने, और अपने गृह राज्य में आने के लिए वो लोग एक तरीके से बेबस हो गए थे। तो उसको कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है। तो फर्स्ट जब वेव आया था तो इट वाज बेसिकली माइग्रेंट मैनेजमेंट। उस वक्त डेथ्स बहुत ज्यादा नहीं हो रहे थे, हॉस्पिटलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने ज्यादा जो फोकस रखा था वो ये था कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रांग बनाना है। ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित किया गया,
और साथ साथ में नए हॉस्पिटल्स को तैयार किया गया, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई, सपोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जब सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव वाज अ लॉट सीवियर, और उस दौरान बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ गया था, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत हाई था, एंड ऑक्सीजन को लेके बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अपने लेवल पर उसको हैंडल किया गया था विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो थर्ड वेव चल रहा है, थर्ड वेव में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इट इज़ वेरी वायरुलेंट, but the good thing has been कि it is not something which is giving severe problems to the patient. तो हॉस्पिटलाइजेशन झारखंड में और स्पेसिफिकली रांची में कम है, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है। पॉजिटिविटी रेट हमारे यहाँ पे एक बार में अभी 11, 12, 13% तक गया है। अभी इट हैज कम डाउन टू 5 to 6% in the last week, and we are having close to 22,000 positive cases as of today. But we are hopeful that the peak is now in a downward trend. जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं अभी, एंड थर्ड वेव में इनफैक्ट सेकंड वेव प्रिपेयर्ड अस, वी सॉ द चैलेंजेस हेड ऑन, एंड थर्ड वेव के लिए द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट्स वर एक्चुअली वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि हॉस्पिटल्स तैयार थे, ऑक्सीजन के प्लांट्स मौजूद थे, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई थी, बेड्स अवेलेबल थे, ऑल दो थिंग्स आर अवेलेबल। तो आई थिंक पब्लिक को इतना ज्यादा इस बार दिक्कत नहीं हुई है थर्ड वेव के दौरान। सर, अभी तक की आपकी सर्विस की बात करें तो any experience that you would like to share which has been most challenging yet most memorable? मैंने बताया जैसे आपको कि ये मेरी अगर टोटल देखें तो दिस इज माय फोर्थ सर्विस। सिविल सर्विसेज में ये मेरा तीसरा सर्विस है। पहले 2 सर्विसेज में मैं ट्रेनिंग के दौरान ही एग्जाम लिख रहा था, तो मेरा सिलेक्शन हो जा रहा था। तो मेरा जो भी मेन एक्सपीरियंस है वो आईएएस में ही है, जब फील्ड पोस्टिंग्स मिली हैं। पहली मेरी जो पोस्टिंग थी अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करने के बाद में, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के तौर पे मुझे पोस्टिंग दिया गया था देवघर डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड में एक जिला है देवघर करके, वहाँ पे दिया गया था। तो वहाँ के अपने डायनामिक्स हैं, बट वहाँ पे जो मेन एक फोकस पॉइंट रहता है वो वहाँ पे बाबा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है जो कि ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ पे श्रावण के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ आती है। मतलब ऑन एन एवरेज डेली कम से कम 2.5 लाख से लेके 3 लाख लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो इट इज अ बिग क्राउड मैनेजमेंट इशू, और एसडीएम होने के नाते वहाँ पे मेला करवाने की जो जिम्मेदारी आती है, जो श्रावणी मेला करवाने की जो जिम्मेदारी आती है, वो डायरेक्टली आपके कंधों पे होती है। प्लानिंग स्टेट लेवल से की जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं डीएम्स, वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के डायरेक्शन सारे होते हैं। लेकिन रूटीन डे टू डे, क्योंकि वो 30 दिन पहले श्रावणी मेला चलता है, उसके फिर 30 दिन बाद तक वो मेला और एक्सटेंड होता है। तो 60 दिन तक जो रोज का जिम्मेदारी है, रात में जब मंदिर में लाइन लगवाई जाती है लोगों को, और वो जो लाइन है वो करीब 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती है। सोमवार वाले दिन वो जो लाइन है वो करीब आपकी 7-8 किलोमीटर तक लंबी चली जाती है। तो आप रूट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस प्रकार से सुनिश्चित करते हुए कोई दुर्घटना ना घटे, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको बचाते हुए आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन करवा सकते हैं मंदिर में। दैट इज अ बिग टास्क, एंड इट इज समथिंग जो कि बेसिकली इट इज समथिंग जो कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली फिजिकली आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। आप देखते हैं कि एक कोने में एक बैंड है रोड का जहाँ पे कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। सो हाउ यू हैव टू इवैक्यूएट दैट पर्टिकुलर route, and how you have to safely move people out of that route. All those things are very practical, hands-on approach वहाँ पे काम में आती है। तो देवघर का मेरा मेन एक्सपीरियंस जो था वो 2 बार मैंने वहाँ पे श्रावणी मेला एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो दैट वाज वन मेन एक्सपीरियंस। रांची में आने के बाद में, इससे पहले इनफैक्ट देवघर एसडीएम और रांची में डीडीसी बनने के बीच में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ कुछ समय के लिए सेक्रेटेरिएट में। तो वहाँ का मेरा अलग एक्सपीरियंस था। आई वाज जॉइंट सेक्रेटरी इन द पर्सनल डिपार्टमेंट। तो किस प्रकार से रूल्स बनाए जाते हैं, रिक्रूटमेंट के रूल्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, और किस प्रकार से सर्विस मैटर्स को हैंडल किया जाता है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज किस हिसाब से चलाई जाती हैं, वो सब मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। डीडीसी रांची बनने के दौरान मैंने जैसा आपको बताया कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड और अभी फिर फाइनली जो अभी थर्ड वेव ऑफ कोविड चल रहा है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, दीज आर बिन द हाईलाइट्स। जो रूटीन काम है वो चलता रहता है, स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना, डेली का जो आपका मीटिंग्स हैं वो सब करना। अभी बहुत सारी मीटिंग्स वर्चुअल मोड के माध्यम से होती हैं। सो इन अ डे वी ऑन एन एवरेज वी डू 2 मीटिंग्स डेली,
in the virtual mode. So all these have been good experiences. They are memorable experiences in the short span of my career up to now. Yes. Sir, I'll take back to your times of preparation as an aspirant when you were thinking about joining IAS as service. So the expectations that you have then and now, since you're already an IAS officer, are they in harmony? They are in harmony to a greater degree, because this is the service which provides you a great platform of, as I told you in the beginning itself, that this is a service which provides you a platform of having varied exposure. You deal in a lot of different sectors. You deal, आप women and child development के लिए काम करते हैं, आप farmers के development के लिए काम करते हैं, आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये पहले से भी आपको पता होता है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जब आपका इनिशियली सिलेक्शन होता है तो आपको पता होता है। देयर आर ऑब्वियसली गुड डेज एंड बैड डेज इन द सर्विस। तो बट आई वुड स्टिल से कि दिस इज इन ट्यून विद द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव। Almost every aspirant, he knows if he wants to get into the IAS, so he has to work hard, and then once he enters the service, he'll get exposure in a lot of different fields. And then the good thing about the service is that from the very first day when you get your initial posting, when you get your independent posting, you are in a leadership position. You are leading people. So your initial posting as SDM, you have a complete office which is below you. You have circle officers, you have tehsildars who are working under you, and then again, as you move up in your career, so there's a whole hierarchy, close to, I think, 1,000 officers who are working under you at any given point of time. So you are in a leadership mode. So as you were asking about my experience, so if I talk about COVID, the focus is on vaccination right now. So how to motivate the public, how to motivate your teams, how to motivate the ANMs, the nurses, the vaccinators, that, okay, you have to continue with the job. It is something which is in the larger interest of the public. How to motivate the doctors, because doctors put in a lot of hard work when the COVID second wave especially was going on. So they had to be in their PP kits all the time. They were working in the ICUs. They were taking care of the patients. And obviously their morale was also going down. But how you motivate them? They have their complaints, they have their grievances. You handle those complaints, you handle those grievances, you assuage their fears and grievances. But how you motivate, these are the challenges which you face in the service, and this is what you actually want to get into the service for. That's a very beautiful answer, sir, that you gave. Sir, आगे चलते और इस segment में I'll talk a little bit about the UPSC preparation. जब एक aspirant इस प्रिपरेशन में आए तो क्या माइंडसेट और इस डिमांड एग्जामिनेशन की डिमांड को अच्छे से समझते हुए आना चाहिए? तो मैं जनरली यही सब लोगों से बोलता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा यही एक उनको सुझाव रहता है कि आप जब भी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको एक तो अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रहना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हम सब लोगों से एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने प्री क्वालिफाई किया हुआ है तो हम उनसे भी एडवाइस लेते हैं, हम अपने टीचर से भी एडवाइस ले रहे होते हैं, हम इंटरनेट पे भी खोज रहे होते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है। बेटर ये है, मैं एक एडवाइस दूंगा लोगों को कि मैंने स्वयं कभी कोचिंग नहीं लिया है, आई वॉज इन सेल्फ स्टडी मोड, बट मुझे लगता है कोचिंग का एक जो फायदा होता है, अगर आप एक अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो वो ये होता है कि जो आपको इनिशियली ट्रैक पे आना होता है, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, आपको किस प्रकार से अपने चैप्टर को पढ़ना है, आपको कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, वो कोचिंग अच्छे तरीके से करवा लेते हैं, बिकॉज दे गिव यू दैट इनिशियल बिट ऑफ फोकस। उसके बाद आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कंटिन्यू करिए 2 साल 3 साल कोचिंग लेना ही, यू कैन गेट इट टू अपना सेल्फ स्टडी मोड में उसके बाद में आ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने एग्जाम जब लिखा था, अभी समय हो गया, 7 साल हो गया एग्जाम क्वालिफाई किए हुए, तो अभी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसा हम लोग अभी नए एस्पिरेंट से, नए कैंडिडेट से सुनते हैं कि अभी इंटरनेट पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मौजूद है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। तो मैं वही कहूँगा कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको हर यूट्यूब चैनल देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, या आपको हर किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, जो एस्टैब्लिश्ड राइटर्स हैं, जिनकी बुक्स अच्छी मानी जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, जो अच्छे राइटर्स हैं उन्हीं की किताब को आप वो कीजिए, रेफर कीजिए।
जो अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको करेक्ट बता रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, उन्हीं को फोकस कीजिए। अच्छे आर्टिकल्स को पढ़िए। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि मल्टीपल चीज़ों को मत फोकस कीजिए। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो 1-2 अच्छी जो किताबें हैं आपकी अच्छे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको पढ़िए। अगर आप मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं तो हर मैगज़ीन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी करंट अफेयर्स मैगज़ीन इज़ सफिशिएंट। 2 अच्छे न्यूज़पेपर्स आप पढ़िएगा। दीज़ आर ऑल ट्रेडिशनल अप्रोचेज़। ये सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। नोट्स रोज़ बनाने चाहिए। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नोट मेकिंग। जनरली होता ये है कि हम लोग पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बना रहे होते हैं। तो जब एग्ज़ाम की बारी आती है या रिवीज़न करने की बारी आती है तो हम फिर किताबों से ही रिवीज़न कर रहे होते हैं और किताबों से रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है आपका। अगर आपने नोट्स बना के रखे होंगे, अगर आपने स्पेशली अगर आपने फ्लो चार्ट फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म्स में अगर आपने नोट्स बना के रखे होंगे तो आपके लिए रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। सर, हमें पता है यूपीएससी सीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। इट कम्स विद ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। हमेशा एक एस्पिरेंट्स में डिलेमा होता है कि प्लान बी होना कितना आवश्यक है। तो सर, आपके हिसाब से प्लान बी की कितनी इंपॉर्टेंस है? मैं क्योंकि पहले से एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम कर रहा था, तो आई नेवर हैड अ प्लान बी। माय प्लान बी वाज यूपीएससी इटसेल्फ एंड आई वाज लकी इन दैट सेंस। मतलब इट वाज माय प्लान ए, बट सिंस आई गॉट इनटू द जॉब, क्योंकि नौकरी मेरी लग चुकी थी, तो मतलब मेरे पास में ये था कि अब जो भी करना है वो यूपीएससी के लिए करना है। बट यस, मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, हर किसी का अपना स्टाइल होता है तैयारी करने का, हर किसी का अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है तैयारी करने का, सोशल बैकग्राउंड होता है। हर किसी के लिए एक जैसी स्ट्रेटेजी काम में नहीं आती है। तो यदि आपको लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि आप जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जॉब करते हुए प्रिपरेशन करने में क्या है, एडवांटेज ये है कि आपके पास में एक स्टेबिलिटी है, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको समय कम मिलेगा अपनी तैयारी करने में। आपके पास, क्योंकि आप ऑफिस भी कीजिएगा उसके बाद में आपके पास समय कम बचेगा। तो अगर आप इमीडिएटली आउट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट हैं या अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में हैं, तो आपके पास में एडवांटेज रहता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपके सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों तरीके से हैं। इट इज़ अप टू द एस्पिरेंट कि उनको क्या लगता है कि प्लान बी रखना चाहिए। ऑब्वियसली हम सब लोग प्लान बी रखे होते हैं। यूपीएससी के बाद में हम लोग का रहता है कि जो स्टेट पीएससी है उसके लिए अपीयर हो जाएँ। कुछ लोग और उससे अच्छी जो जॉब्स हैं, मैं अभी काफ़ी सारे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स कर रहे थे एंड दे क्विट देयर जॉब्स एंड दे जॉइन्ड द सिविल सर्विसेज। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। It is to each how he decides or she decides to go ahead in the preparation. सर, हमने आपसे इस इंटरव्यू सेशन में we have talked about the roles, responsibilities of an IAS officer and insights about IAS as in service. हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस, एडवाइस सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मेरा एक तो यही रहेगा कि आप जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चॉक आउट अ प्लान। मतलब आई डोंट थिंक इट इज समथिंग जिसमें आपको लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बनना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ जॉब दैट यू विल बी डूइंग एंड आप फोकस रहिए। रोज का जो आपको लगता है कि अगर आप 5 घंटे पढ़ने से अगर अपना कोर्स कवर कर पा रहे हैं, 6 घंटा पढ़ने से कोर्स कवर कर पा रहे हैं, दैट इज डिसेंट इन इटसेल्फ। और वो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि कोई जो कैंडिडेट है वो 15 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे। सो अगर वो पढ़ते हैं और अगर वो कोप अप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकली बहुत लंबे समय के लिए पॉसिबल है। आप रोज़ नहीं पढ़ सकते। सो अपने प्रिपरेशन के साथ-साथ में have a way out of relaxing your mind, whether you do some sports or you do some exercise or you go out, enjoy the nature if you are into photography or if you are into sketching. तो अपना एक साइड में एक हॉबी जरूर रखना चाहिए which will relax you mentally. ये जरूर करना चाहिए। प्रिपरेशन की टिप्स मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग अभी बीच में भी हम लोगों ने बताया है कि फोकस ऑन वेरी सिलेक्टेड रीडिंग मटेरियल एंड नोट्स बना के रखिए, उसका रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है यूपीएससी में, उसको करते रहिए एंड हैव अ वेरी पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड। इट इज समथिंग इट इज नॉट समथिंग कि यू विल चैलेंज योरसेल्फ एवरी डे एंड
put extra pressure on yourself. The preparation should be something which should be enjoyable. मतलब कुछ नहीं तो ये है कि यूपीएससी प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते तो योर नॉलेज एनहांसमेंट इज ह्यूज. यू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है. तो एक पॉजिटिव जो है यूपीएससी प्रिपरेशन का वो ये है कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है, बट यू बिकम अ वेरी वेल रेड, very well informed person, so which helps you in any other career or in the society anyways. Thank you so much, sir, for joining us in this interview session, sharing all the insights. The entire team wishes you good health. Thank you.